नन्नगरी में ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले। पुरानी रंजिश में 2 युवकों ने किया हमला। ऑटो चालक अस्पताल में दाखिल, हालत गंभीर। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद। कैट एम्बुलेंस के कंपनी के वीवीआईपी डिप्लॉयमेंट ऑफिसर पर हमला। पीड़ित का आरोप, पुलिस बरत रही ढिलाई। कहा, हमला हो सकती है सोची समझी साजिश। भजनपुरा थाना इलाके में 28 साल की महिला की मौत। परिजनों ने कहा, सुसाइड नहीं हत्या है यह। ससुराल वाले आए दिन लड़की को करते थे परेशान। एएटीएस टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी की एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद। त्रिलोकपुरी की झुग्गियों का रहने वाला है आरोपी। आई फ्लू में तेज रोशनी या धूल मिट्टी बढ़ा सकती है परेशानी। चश्मा पीड़ित की आंखों का करता है बचाव। आई टू आई कांटेक्ट से नहीं, हाथों के स्पर्श से फैलता है आई फ्लू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के नन्नगरी इलाके में रंजिश में ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जाने का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। लहूलुहान करने के बाद आरोपित चाकू लहराते हुए फरार हो गए। घायल अवस्था में अरशद को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नन्नगरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरशद अपने परिवार के साथ सुंदर नगरी में रहते हैं। वह पेशे से ऑटो चालक हैं। वे अपने घर के पास के पार्क में बैठे हुए थे। उसी दौरान वहां अमजद और साहिल नाम के 2 युवक आए। इनकी अरशद से पिछले कई महीने से रंजिश चल रही है। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि तू बड़ा हीरो बना घूमता है, सारी अकड़ निकाल देते हैं। चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पीड़ित जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागा तो उसका पीछा कर उसे घेर लिया और फिर से वार कर दिए। चेहरे, सीने और शरीर के दूसरे हिस्सों पर वार किए गए। ऑटो चालक के अचेत होने के बाद वे मौके से फरार हो गए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूर्वी दिल्ली के थाना प्रीत विहार इलाके में कैट एम्बुलेंस की कंपनी के वीवीआईपी डिप्लॉयमेंट ऑफिसर संजय त्यागी पर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर 4 अज्ञात युवकों ने किसी भारी चीज से हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में पहले डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने इस संदर्भ में एनसीआर काटकर लीपापोती कर दी। पीड़ित का मानना है कि पुलिस सही तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है और ढिलाई बरत रही है। आपको बता दें कि संजय त्यागी प्रधानमंत्री के काफिले से लेकर जो भी वीवीआईपी मूवमेंट दिल्ली के अंदर होती है, उसके रूट में कहां पर एम्बुलेंस तैनात की जानी है, इन सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं। जैसा कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास कुछ लोग आते हैं और संजय त्यागी पर हमला कर देते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या संजय त्यागी पर हमला कहीं किसी व्यक्ति की सोची समझी साजिश तो नहीं? अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन हमलावरों को गिरफ्तार करती है। सर, मैं ऑफिस से घर जा रहा था शाम को करीब 6:15 के आसपास के समय में। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का जो फुटपाथ है वहाँ पे पीछे से मुझे अटैक किया और किसी भारी वस्तु से मेरे सिर पे मारा गया, जिससे मैं अनकॉन्शियस टाइप कुछ हो गया। उसके बाद मेरे मुंह पे भी उन्होंने मारा है, जिससे मेरे स्टिच आए, 6 से 7 स्टिच आए मेरे हुड पे, अंदर और बाहर दोनों मिला के। इसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह वो काफ़ी हुई है। अभी मेरे कान और मेरी वॉइस में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उसकी। वो 3 से 4 लोग थे जो फुटेज में आ रहे हैं। 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लूटपाट उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं की है। सडनली उन्होंने मेरे पे अटैक किया और मुझे बुरी तरह से पीटने के बाद में, गिरा के पीटने के बाद में वो वहाँ से निकल गए। और उसके बाद मेरे क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी थी और घाव थे, इसलिए हम हेडगवार गए। 100 नंबर पर कॉल करने के बाद में हेडगवार में हमें रेफ़र कर दिया जीटीबी के लिए। वहाँ से स्टिच वगैरह लगने के बाद में हम करीब 11:45 बजे फ्री हुए। 12 बजे हम पीएस प्रीत विहार में पहुँचे तो वहाँ पे आईओ साहब के नहीं होने की वजह से उन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग के लिए बुलाया। उसके बाद उन्होंने एनसीआर अगली मॉर्निंग में काटी, लंच तक काटी। और उसके बाद अभी तक कोई मेरे से तो कोई कम्युनिकेशन किसी भी तरह का वो नहीं है। भजनपुरा थाना इलाके में 28 साल की एक महिला का सुसाइड का मामला सामने आया है।
हालांकि लड़की के परिजनों का कहना है कि यह मामला सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। परिजनों ने बताया कि लड़की की शादी साल 2015 में भजनपुरा इलाके में की गई थी, जहां उसका पति उसे आए दिन परेशान करता रहता था। वह कई बार घर आई पर उसे समझाकर हमेशा वापस भेज दिया जाता था। नौबत यहां तक आ गई कि अब लड़की के सुसाइड की खबर मिली। लड़की के भाई ने कहा कि वह मौके पर पहुंचा तो उसे देखकर यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन सुसाइड कर सकती है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की के पति, देवर और ससुर उसे परेशान करते थे। उन्होंने मिलकर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया या फिर खुद मार दिया, कहा नहीं जा सकता। यह सुसाइड है या मर्डर, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। यहाँ मेरी लड़की ब्याही थी जी भजनपुरा में 729 में 779 में, हाँ, गली नंबर 20 में। और वो लड़की को जो मैंने फ़ोन दिया वो फ़ोन भी उससे छीन लिया कई साल पहले, और उससे बात नहीं करवाते थे मेरे, और हालत में आके जी वो लड़की मार दी। कब कराई थी शादी? शादी कराई थी जी 2 दिसंबर 15 में। इसमें जैसे आए दिन बच्ची बताया करी, कभी कभी फ़ोन करे करे, जब वो लड़की फ़ोन करे ही तो ये फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे लगा दे भाई, तो लड़की कुछ कह नहीं पावे हमसे, मारा पीटी हो गई। फिर भी हम लड़की को समझा दे लाली, अब तेरे माँ बाप हैं, ऐसी सुने कर हैं, तू भले आदमी, वहाँ एक है, वहाँ 5 आदमी और हैं, तू जैसे 5 आदमी के मैं वैसे कर, बच्ची तो अपने दही की तुड़वावे। अब लड़की का इन्होंने 11 बजे के करीब फ़ोन करा कि जी हम यूँ लड़की ने फांसी खा ली। हाँ, तो लड़की का भाई यहाँ त्रिलोकपुरी में आया हुआ है, वो एकदम में फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। तो जिस टाइम वो वहाँ पहुँचा, वहाँ लड़की पड़ी हुई है, हाथ फैले हुए, और उसकी गली में रस्सी का निशान है। उसने जाया कि उसके हाथ वाथ न बजे देखे ना, इसमें तो कुछ भी ना आई, मेरी तो हमारी तो बहन मार ली। और गले पर नील का भी निशान था, गले पर नील वील पड़ रहे थे, हाथों पर नील थे। तो कुल मिला के ये जो है ये सुसाइड नहीं था, ये मतलब जो मर्डर किया गया है। और ये मर्डर जो किया है ये राजेंद्र शर्मा और जो अमित है, ये उन दोनों ने मिलके किया है। लड़की ने कभी सुमित जो वो देवर है, लड़की की तरफ से FIR या कोई पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं की। लड़की को बार बार इसीलिए समझाया जाता था कि भाई तुम्हारा ससुराल है और निभाओ इसे, वो इसलिए कि ये रिश्ता थोड़ा लंबा चले। और पुलिस में केस होने के बाद में क्या होता है, अक्सर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लड़की के बच्चे भी हैं क्या कोई? उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का है और एक बेटी जो है वो 2 साल की है। बहन बेड पे इस तरीके से लेटी हुई थी। हाँ, तो मैंने वहाँ देखा तो कुछ नहीं था, तभी मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। कुछ नहीं बोले, वो तो बिल्कुल चुप थे। हाँ, उन्होंने यही बताया। पूर्वी दिल्ली की AATS टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर उससे चोरी की एक स्कूटी और चोरी का एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो लिफ्टर जो पहले कई डकैती और स्नैचिंग के मामलों में शामिल था, चोरी का 2 पहिया वाहन बेचने आ रहा है। इसके बाद एक टीम बनवाई गई। हसनपुर बस टर्मिनल से मधुविहार रोड पर जाल बिछाया गया और त्रिलोकपुरी झुग्गी के रहने वाले 22 साल के आरोपी समीर उर्फ नीला को होंडा स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आजकल आई फ्लू तेजी से फैल रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसे देखते हुए डॉक्टर्स का कहना है कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लोगों में यह एक मिथ है कि चश्मा पहनने से यह इन्फेक्शन नहीं फैलता। दरअसल डॉक्टर्स चश्मा पहनने की सलाह इसलिए देते हैं कि आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति की आंखों पर तेज़ रोशनी या धूल मिट्टी न लगे, इससे परेशानी बढ़ सकती है। चश्मा पीड़ित व्यक्ति का इन्फेक्शन बढ़ने से और पीड़ित को होने वाली तकलीफ से बचाने में मददगार होता है। आई फ्लू एक तरह के वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि आई टू आई कॉन्टैक्ट से नहीं बल्कि हाथों के स्पर्श से फैलती है। यह एक तरह का वायरस है जो कि 3 से 13 दिन भी रह सकता है। इस वायरस से बचने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने चाहिए और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आंखों को छूने के बाद तुरंत हाथ धोने चाहिए। आई फ्लू में आंखों से पानी निकलता रहता है जिसमें वायरस होते हैं। अगर आंखों को छूने के बाद आप यहाँ वहाँ हाथ लगाएंगे तो यह वायरस फैलता है और दूसरों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। एहतियात बरतकर हम आई फ्लू से बच सकते हैं। Usual symptoms to start with itching in the eye and some gritty sensation like foreign body sensation होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है आँख पे कुछ चला गया है और उसे खुजली करने का मन करता है। पेशेंट को थोड़ी देर में ही पिंक आई होने लगता है, उसे ऐसा लगता है उसकी आंखें लाल हो रही हैं और आंखों में चिपचिपापन शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट विथ ये तो वैसे सेल्फ कंट्रोल वाली डिजीज़ के अंतर्गत आता है। इसके लिए ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है।
द बेसिक हाइजीन रूल फॉलो करने पे भी ये अपने आप ठीक हो जाता है 2-4 दिनों में। बट क्योंकि ये अब काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया है और एक दूसरे से फैल रहा है, तो इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सही रहता है। एंटीबायोटिक और लुब्रिकेंट्स जो हम टीयर सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ये 2 मेनस्टे हैं इसके ट्रीटमेंट के। और आंखों में चिपचिपाहट ना हो इस वजह से रात में एक आई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। मौसम की वजह से है बेसिकली। इस बार जो बारिश हुई है उसमें बरसात, फिर ह्यूमिडिटी और अचानक ठंड, फिर गर्मी, ये 3-4 मौसम का जो सीक्वेंस होता है वो हमारी आँखों के लिए नुकसानदेह होता है। इनफैक्ट इस मौसम में अपने सेल्फ हाइजीन मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आँखों में चिपचिपापन आता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो आँखों में पड़ गया है और आप बार बार आँखों को टच करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है आई। उत्तर पूर्वी जिले की AATS टीम ने छापेमारी कर चीनी मांझे के एक थोक विक्रेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम निजाम है। पुलिस ने उसके पास से चीनी मांझे की 422 चरखियां बरामद की हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी जिला DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह वेलकम की जनता कॉलोनी में थोक विक्रेता निजाम से चीनी मांझे को खरीद कर लाया था। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को वेलकम में निजाम के यहां छापेमारी कर चीनी मांझे की 422 चरखियां बरामद की। वह ज्यादा मुनाफे की लालच में घातक चीनी मांझे बेच रहा था। जिले की AATS टीम चीनी मांझा बेचने, खरीदने और आपूर्ति करने वालों की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की टीम ने शुक्रवार को चीनी मांझा बेचने वाले आरोपी इरफान उर्फ हारून को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 33 चीनी मांझे की चरखियां बरामद हुई थीं। पुलिस उससे पूछताछ कर चीनी मांझा आपूर्ति करने वाले का पता लगा रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अनुसार अब रियल एस्टेट एजेंट रिहायशी जगहों पर अपना ऑफिस नहीं चला सकते। उनके लिए ज़रूरी है कि वे अपना ऑफिस कमर्शियल जगहों पर चलाएं और उसके मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स भरें। ऐसा न करने पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। साथ ही दिल्ली के प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों जगहों पर आ रहे रिहायशी प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इस मुद्दे पर CCN के संवाददाता मोहित शर्मा को प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि जिस तरह से हम हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कन्वर्जन चार्ज पे कर रहे हैं, ऐसे में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नया कानून ला रही है। इससे हम सहमत नहीं हैं। अगर पहले ही यह कार्रवाई हो जाती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। अब नए रूल एकदम से बनते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो हाउस टैक्स हम देते थे, कन्वर्जन चार्जेस और पार्किंग हमारे ऊपर लाद दिया गया, के लिए 7% ये और बढ़ा दिया। दिल्ली सरकार ने एक बोझ और ला दिया। अब ये रेरा का जो नया प्लान आ रहा है, हम तो ईमानदारी से इसका विरोध करते हैं। दिल्ली के लोग, दिल्ली की बात हो, दिल्ली के लोगों की बात करूँ, ये लोग रोटी खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, सरकार इस पर सोचे। देखो, कार्रवाई तो धमकियों वाली बातें हैं। सारी सरकारें टोटल धमकियां देके किसी भी प्रकार इन लोगों को फिर विस्थापित करना चाहती हैं। देखिए, जहाँ तक बात रजिस्ट्रेशन की करेंगे तो ये तो एक अच्छी पहल है कि ठीक है, रेरा में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में लोगों को जो धोखा हो जाता है या उसके साथ फ्रेब हो जाता है, उसके लिए एक अच्छी चीज़ है। बात अगर आप करें कि प्रॉपर्टी डीलर को रिहायशी एरिया में ऑफिस नहीं खोल सकेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है। क्योंकि एज ए मैं बिल्डर होने के नाते देखता हूँ कि जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आसपास के लोग ही, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वही लोग लेके आते हैं ग्राहक को कि हाँ जी ये बिल्डिंग पसंद आने के लिए। अगर डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या लॉयर्स हो गए, अगर ये रिहायशी एरिया में काम कर सकते हैं तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होती है या रेंट पे लेनी होती है तो वो आदमी अपने आसपास के दायरे में ही देखता है डीलर की दुकान। अब उसके लिए वो कमर्शियल स्पेस पे जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल चीज़ है। देखो, ये जिसने भी फैसला लिया है, मेरे को लग रहा है कि पूरी तरह से उसने अच्छे से सोचा नहीं है बात को। जहाँ तक प्रॉपर्टी की कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी डीलिंग और ये जितना भी काम होता है एजेंट का, वो काम रेजिडेंशियल में ही ज़्यादा चलता है। लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी है रेजिडेंशियल में, तो वो कमर्शियल में जाएंगे तो उसको पता लगे रेजिडेंशियल के बारे में आइडिया भी नहीं है। कमर्शियल में जो रेजिडेंस में बैठे होते हैं अपने ऑफिस खोल के, उनका पूरा कॉलोनी का आइडिया भी होता है, तो वहीं पर अच्छे से डील कर पाएंगे। और जिस बंदे ने कोई चीज़ खरीदनी है कॉलोनी में, वो कॉलोनी के डीलर से बड़ा कंफर्टेबली वहाँ जा कर के उनसे कोई भी चीज़ देख करके खरीद सकता है। हाँ, तो जहाँ तक रेरा के द्वारा ये पहल की गई है कि रजिस्ट्रेशन कराएं, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बुरा फैसला नहीं है। पर रेजिडेंशियल से टोटली उठा देना छोटे एरियाज़ में ख़ास तौर पे स्पेशली,
ये कोई पॉश कॉलोनीज़ नहीं है, ये इन कॉलोनीज़ में जो रेजिडेंशियल में ऑफिस चल रहे हैं इनको एज इट इज़ चलने देना चाहिए। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है रेरा के, तो उसके अंदर तो हमें कोई खास ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता। कांतिनगर मंदिर में हर रविवार को बच्चों के लिए सनातन शिक्षा केंद्र के कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। आज इस कार्यक्रम में कांतिनगर की पूर्व पार्षद कंचन माहेश्वरी बच्चों के बीच पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार जगें और दिव्यता का झरना उनके जीवन में बहे। इसी प्रेरणा से सनातन शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई है। हर बच्चा ईश्वर की अनंत शक्तियों का एक पुंज है। सनातन शिक्षा केंद्र में माता पिता का आदर करना जैसे संस्कारों के साथ बुद्धि का विकास, शरीर की तंदुरुस्ती, मन की प्रसन्नता और छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने की कला सीखने को मिलेगी। यमुना खादर में बाढ़ पीड़ितों की शिकायत है कि आज भी उन लोगों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को खाना देकर जा रहे हैं, बाकी काफ़ी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। समस्या काफ़ी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खाना सुबह शाम आता है तो वो कभी उधर बढ़ जाता है। तो ये सरकार की तरफ से खाना आ रहा है या फिर जो लोग लेके आ रहे हैं वो? अब ये तो पता नहीं, आस्था की तरफ वाले भी आ रहे हैं, सरकार वाले भी आ रहे हैं, सभी तरह का आ रहे हैं। एक टाइम मिल गया, एक टाइम नहीं मिला तो फिर इसलिए खुद ही बना रहे हैं हम तो अपना। जो लोग बना के ला रहे हैं वो मिल रहा है, खाना बनाने को आ रहा है, बिना बन के खाना नहीं आ रहा। सरकार कोई खाना नहीं भेज रही है। जैसे जो आता है उधर बैठ जाता है, इधर बैठ जाता है, यहाँ कोई आने की नहीं हो। खाने पीने के लिए इतना सुविधा नहीं है। अब टाइम से अगर वो मान लो खिचड़ी लाए तो क्या खिचड़ी खा के रहेगा? जिस तरीके से इन्होंने इस बंदे से कमा रहा है इलेक्शन में, हर चीज़ों में इनको दिखा के, इसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए कि नहीं जी 10 किलो चावल लो, अपने तरीके से बना के खाओ। अभी काम धंधा बंद है, बैठ के खा रहे हो, तो अभी इनको देना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।